अकेडमी में आप लोग का स्वागत है। चलो इस वीडियो लेसन में ना चैप्टर नंबर 3 क्लास 9th का एटम्स एंड मॉलिक्यूल पढ़ लेते हैं। काफ़ी आसान चैप्टर है, ठीक है। इसके छोटे छोटे बिट्स जो जैसे कैटायन एनायन में डिफरेंस, फार्मूला मेकिंग मैं अलग से बना चुकी हूँ। इस चैप्टर को एक वन गो में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखो लिखा हुआ है कि जो ग्रीक फिलोसफर थे उन्हें हमेशा वो वंडर करते थे अननोन अनसीन मैटर, फॉर्म ऑफ मैटर के बारे में। अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर क्या होता है? जो हमें दिख नहीं रहा है। देखो बच्चों, तुम्हें सॉलिड दिखता है, जैसे टेबल दिख रही है, फ़ोन दिख रहा है, लिक्विड दिखता है, गैसेस भी दिखते हैं, बट कैन यू सी उसके अंदर का? नहीं, हमें माइक्रो लेवल पे चीज़ें नहीं दिखती है, हमें माइक्रो लेवल पे चीज़ें नहीं दिखती। कीप दिस इन योर माइंड। और एक इंडियन फिलोसफर थे महर्षि कन्नड़, उन्होंने पॉस्टुलेट दिया था कि अगर हम मैटर को हिंदी में पदार्थ कहते हैं किसको? मैटर को डिवाइड करते जाएंगे ना, हमें उससे भी छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे। अल्टीमेटली फाइनली हमने देखा कि फर्दर डिवीजन एक पॉइंट के बाद जाके, मतलब मैटर को भी आपने डिवाइड कर दिया, उसके बाद डिवीजन पॉसिबल नहीं होता। और उन्होंने उनका नाम क्या रख दिया था? जो पदार्थ के अंदर क्या होते हैं? परमाणु। पदार्थ के अंदर क्या होते हैं? परमाणु। बेसिकली वो कह रहे थे देखो, एटम पदार्थ है, उसके अंदर छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं उन्हें परमाणु कहेंगे। पार्टिकल्स आज क्या बने? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। और इसी अब देखते हैं, एक ग्रीक फिलोसफर थे जिनका नाम था डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। इन्होंने सजेस्ट करा कि अगर हम डिवाइड करते जाएंगे कोई भी मैटर तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। और ये सारी थ्योरी को, इस चीज़ को हम आगे पढ़ने वाले इसे चैप्टर में। कैसे? हम मैटर, अब हम एटम के अंदर चले गए, ठीक है। और हम पढ़ेंगे प्रोटॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में। एक थे एंटनी एल लेवॉइजर, जिन्होंने कहा कि दो इम्पॉर्टेंट लॉ है। पहला लॉ है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सुनो, पहला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा लॉ जो है दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। दूसरा लॉ क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो फिजिक्स वाला ही है। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड nor it can be destroyed, it can be just transformed from one form to another form. लॉ ऑफ, अच्छा तो ये हमने फिज़िक्स में भी पढ़ा था कि हम कोई भी, सॉरी यार मैंने बीच में कुछ अलग बोला हो तो, मास का इसने कहा कि मास को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्या बोला इस लॉ ने? कि मास को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन में कहा गया, ये फर्स्ट लॉ तो आसान है, बच्चों को याद भी रहता है क्योंकि ऐसा ही लॉ फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन कहता है कि देखो, लॉ स्टेट्स दैट एक केमिकल सब्सटेंस में एलिमेंट हमेशा डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास में प्रेजेंट होते हैं। अब इसको स्टेटमेंट तुम्हें लर्न करनी है, एग्जाम्पल में समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ वाटर की, वाटर में तुम्हारे पास क्या है? दो हाइड्रोजन है, ठीक है, और एक ऑक्सीजन है। 2:1 का रेशियो है। ये रेशियो हमेशा जो है कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो लॉ क्या था कि एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास। प्रपोर्शन बाय मास आगे मैं तुम लोग को निकालना भी सिखाऊंगी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जॉन डेल्टन ने कुछ थ्योरी दी थी, एटॉमिक थ्योरी जिसे कहा जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा आसान है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और अब हम पढ़ रहे हैं जॉन डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी। पहला पॉस्टुलेट तो इन्होंने बोला, जो हमें अब जानते हैं हम लोग, कि सारा मैटर एटम से बना है। सारा मैटर किससे बना है? एटम से बना है, ठीक है। सेकेंड बात बोला कि एटम इनडिविजिबल है, एटम और तोड़ा नहीं जा सकता, ना इसे हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही इसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तीसरा पॉस्टुलेट क्या है? एटम आर आइडेंटिकल इन देयर मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। एटम्स जो हैं, अगर सेम एटम सेम चीज़ के हैं, जैसे ऑक्सीजन का मास जो होगा दूसरे ऑक्सीजन का मास भी सेम होगा। फोर्थ पॉइंट बोला, डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट मासेस होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। फोर्थ क्या था? अगर एलिमेंट डिफरेंट है तो उनके मासेस भी डिफरेंट होते हैं, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती है, ठीक है। फिफ्थ कह रहा है कि एटम्स कंबाइन करते हैं होल नंबर में कंपाउंड फॉर्म करने के लिए। एटम कैसे कंबाइन करते हैं?
होल नंबर में कंबाइन करते हैं। बच्चों होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से, ठीक है, नेचुरल नंबर 1 से। होल में गोल आते हैं और गोल 0 होते हैं ना, तो ऐसे याद रखना। रिलेटिव नंबर एंड द काइंड ऑफ एटम, जो रिलेटिव नंबर है और कैसा एटम बनेगा ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। जैसे पानी इज दिस, ये वाटर है ना, तो इसका 2:1 का 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का रेशियो कांस्टेंट ही रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसने बोला कि एटम होता क्या है? एटम ना बिल्डिंग ब्लॉक है, यहाँ समझाया हुआ है। एटम क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक। जैसे ईंटें जुड़ जुड़ के एक मकान बनता है, ऐसे ही एटम जुड़ जुड़ के मैटर बनता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि कितना बड़ा एटम होता है। इसने बोला कि इतना बड़ा नहीं भाई, इतना छोटा एटम होता है, हम इमेजिन नहीं कर सकते। नैनोमीटर्स में उनकी कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है, ये याद रखना। 1 नैनोमीटर में 1/10⁹, दैट मीन्स 10⁻⁻9 नैनोमीटर मीटर होते हैं। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻9। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻9। और यही मैं उल्टा बोलूँ, 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं? 10⁻+9 नैनोमीटर होते हैं। एम आई क्लियर? रुको, लेट मी क्लियर इट। आगे देखते हैं। अब दिखा रखा है रेडियस और इसके एग्जाम्पल देखे। देखो एंट कितनी छोटी होती है, वाटरमेलन का सीड वाटरमेलन, फिर आता है ग्रेन ऑफ सैंड। खैर ये तुम्हें याद बात करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बस ये पढ़ना है यहाँ पे। फिर उसके बाद आता है कि व्हाट आर द मॉडर्न डे। अब हम जो एटम पढ़े हैं, हर चीज़ का एटम अलग होता है। आई होप आप लोगों ने 1 से 20 तक एटम सारे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक एलिमेंट्स याद कर लिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे करके सारे याद कर लिए। आगे देखो, व्हाट आर द मॉडर्न डे। अब इनको सिंबल्स कैसे यहाँ तक पहुँचे? अब तो मैं बोलूँ बच्चों सोडियम लिख के दिखाओ तो Na लिखोगे, एल्यूमिनियम लिख के दिखाओ Al लिखोगे, ऑक्सीजन बोलो O लिखोगे, सब इसके सिंबल हुए ना। पर पहले ऐसे सिंबल नहीं होते थे। पहले देखो बच्चों, यहाँ पे ऐसे सिंबल होते थे जो जॉन डेल्टन ने प्रपोज किए थे। अभी हमने स्टार्टिंग में एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी ना, ऐसे ही जॉन डेल्टन ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अभी तो हम अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं ना बच्चों, पहले हम सिंबल्स यूज़ करते थे। हाइड्रोजन का सिंबल ये रहा, कार्बन का ऐसा है, सल्फर ऐसा है। देखो अगर मैम ने तुम्हारे स्कूल में करवाया है तो लर्न कर लेना। कभी कभी स्कूल वाले कराते हैं तो मैंडेटरी होता है, अदरवाइज नहीं कराया तो मत करना, ठीक है। आज की डेट में हम ये सिंबल्स नहीं यूज़ करते हैं। अब हमारा सिल्वर का सिंबल क्या है? Ag है। आयरन का क्या है? Fe है। ऑक्सीजन का O है। पर जब जॉन डेल्टन के टाइम में उन्होंने ये सिंबल्स प्रपोज करे थे। चलो बिगनिंग में हम देखते हैं एलिमेंट व नेम ऑफ द एलिमेंट डिराइव किए जाते थे। शुरुआत में क्या करा जाता था, जो नेम है ना एलिमेंट का, वो डिराइव किया जाता था कहाँ पे? वो पहली बार पाया गया है। फॉर एग्जांपल कॉपर जो था ना, उसको सिप्रस से लिया गया। कॉपर को कहाँ से लिया गया? सिप्रस से। सम नेम वर गिवन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर, और कभी कभी कलर के नाम पे नेम दे दिए जाते थे। फॉर एग्जांपल गोल्ड, गोल्ड का मतलब होता है येलो। पर अब ये पहले की कहानी है, ठीक है। अब क्या है? IUPAC। IUPAC की फुल फॉर्म 1 मार्क से आ जाती है, पता होनी चाहिए। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक संस्था है जो कि नाम देती है एलिमेंट्स को, जो कि क्या देती है? नाम। अब ऐसे कोई भी नाम नहीं रख सकते रैंडमली। एक बार कोई एलिमेंट डिस्कवर हुआ है तो IUPAC उसका नाम देगी। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा देखो अब एग्जाम्पल देखा है, जैसे हाइड्रोजन का H है, एल्यूमिनियम का Al है। बच्चों A बड़ा L कभी नहीं लिखते हैं, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है और दूसरा लेटर हमेशा स्मॉल होता है। CO, जैसे कोबाल्ट का सिंबल CO है, तो तुम अगर CO कैपिटल में लिख दोगे ना, गलत हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया है। कोबाल्ट इसलिए C छोटा O होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी देखो, अदर सिंबल हैव बीन टेकन फ्रॉम नेम्स ऑफ द लैटिन, और कभी कभी क्या होता है जर्मन या ग्रीक नाम से भी ले लिया जाता है। फॉर एग्जांपल जो फेरस है, जो आयरन का हमने फेरम लिया, वो एक लैटिन वर्ड से उठाया है। सोडियम का नेट्रियम, और पोटाशियम का जो केलियम, ये सब भी हमने बाकी दूसरे लैंग्वेजेस से उठाया है। ये हमने पढ़ा कि नाम कैसे रखते हैं एटम्स के। अब हम पढ़ते हैं एटॉमिक मास क्या होते हैं। देखो जब एटॉमिक मास की कैलकुलेट करने की शुरुआत हुई थी तो जॉन डेल्टन ने अपना यहाँ भी योगदान दिया था। लेट्स सी हाउ, और उन्होंने क्या किया था देखिए। द थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, लेट अस टेक। अब अकॉर्डिंग टू हिम, जॉन डेल्टन ने बोला
हर एलिमेंट के पास एक कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास होते हैं। क्या बोला? हर एटम के पास एक कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास होता है। ठीक है, यही तो हमने पढ़ा था ना, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। अब लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड। चलो कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर क्या है? इट वाज ऑब्जर्व, एक्सपेरिमेंटली देखा गया था, 3 ग्राम कार्बन जब 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है ना तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। जब 3 ग्राम कार्बन 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो क्या बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और एटॉमिक मास को नापने की यूनिट क्या होती है? इट इज़ यू, या फिर पहले ना AMU होती थी। जैसे तुम प्याज खरीदते हो तो तुम KG में खरीदते हो, दूध लेते हो तो लीटर्स में कर लेते हो। ऐसी एटॉमिक मास या तो यू में नापते हैं या फिर AMU में नापते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक है, फिर उसके बाद आया कि एटॉमिक मास की फाइनल डेफिनेशन क्या निकल के आई? इट इज़ बेसिकली कार्बन 12 के आइसोटोप से हमने चूज़ किया। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12। ठीक है, मतलब जैसे मान लो तुम्हें कोई चीज़ को कंपेयर करना है, ठीक है, तो हम एक आइडियल रखते हैं। जैसे आइडियली इतना पानी होना चाहिए पर अभी इतना पानी है, आइडियली इतने बजे तक स्कूल खुलता है पर हमें तब जाना है। एक रेफरेंस रखते हैं ना कंपेयर करने के लिए। ऐसे ही हम एटॉमिक मास को किससे कंपेयर करते हैं? कार्बन से कंपेयर करते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास को किससे कंपेयर करते हैं? कार्बन से। तो एक एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन क्या बनी? ये थी कि इट इज़ एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम। तो जितने भी एलिमेंट है हम उसको कार्बन के कंपैरिजन से ना उसका मास निकालते हैं। इसमें आप लोग को बस यहाँ से लेके यहाँ तक ही याद रखना है, इसे अपने बुक में मार्क कर लेना। गॉट इट? अब उसके बाद देखो एटॉमिक मास दिखा रखा, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन देखो कार्बन कौन से नंबर पे आता है? 6ठे नंबर पे आता है। तो कार्बन का मास कितना हो गया? 6 दूनी 12। 99% केसेस में डबल ही हो जाता है। मास जब निकालना है तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। जैसे नाइट्रोजन कौन से 7th नंबर पे आता है ना, 7, तो उसका मास कितना हो गया? 7 2 जा 14। ठीक है, नाइट्रोजन 7th में आता है तो उसका मास दुगना हो गया। ऑक्सीजन 8वें नंबर पे आता है तो उसका मास 8 दूनी 16 हो गया। सोडियम 11वें पे आता है, 11 दूनी 22 ना, पर इसका मास 13 है। तो ये थोड़ा एक एक्सेप्शन है। नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी मैं कि इसका मास 13 कैसे बना। फिर मैग्नीशियम 12 पे आता है, उसका मास 24 हो गया। ठीक है, ऐसे करके देखो कैल्शियम 20th नंबर पे आता है तो उसका मास कितना हो गया? 40 हो गया। अब आता है हाउ डू एटम एग्जिस्ट। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि एटम एग्जिस्ट ही कैसे करते हैं। एटम ना हमेशा कंबाइन कर लेते हैं। एक एटम इंडिपेंडेंटली कभी एग्जिस्ट नहीं कर पाता, वो क्या करता है? कंबाइन कर लेता है। जैसे हाइड्रोजन H2 बना लेगा, ऑक्सीजन O2 बना लेगा, नाइट्रोजन भी N2 बना लेगा, या फिर वो आयनिक फॉर्म में चले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा था? क्या एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता, वो कंबाइन कर जाता है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल क्या होता है? अब हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूल क्या होता है। एक मॉलिक्यूल, यहाँ से आप अंडरलाइन करो बुक में, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। एटम जब साथ में मिलते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल H2O एक मॉलिक्यूल हो गया, O2 एक मॉलिक्यूल है। O एक एटम था पर O2 मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन एटम था पर हाइड्रोजन ने जब अपने साथ या किसी और के साथ कंबाइन कर लिया तो वो मॉलिक्यूल बन गया। ऐसा मत सोचना कि किसी और के साथ कंबाइन करके ही वो मॉलिक्यूल बनते, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो क्या करता है? वो आपस में भी कंबाइन कर जाए ना तब भी मॉलिक्यूल बन जाता है। गॉट इट? अब आता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे हम पढ़ेंगे मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ये सब क्या होता है। इसे कहते हैं एटॉमिसिटी। इसे क्या कहते हैं बच्चों? एटॉमिसिटी। देखो एटॉमिसिटी देखो यहाँ लिखा ही था। जैसे आर्गन, आर्गन कौन से नंबर पे आता है? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। ठीक है, आर्गन कौन से नंबर पे आता है? आर्गन आता है 18वें नंबर पे। ठीक है, कन्फिग्रेशन करो, कन्फिग्रेशन हुई, कन्फिग्रेशन करनी आती है? नहीं आती? नहीं आती तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, मैं तुम्हें सिखा दूँगी। पहले में 2 आते हैं, दूसरे में 8, नेक्स्ट 8, 8 2 10, 10 8 18।
हमें पता है एक एलिमेंट तभी आयन बनाता है जब उसको पास ऑक्टेट पूरा ना हो, तभी आयन बनाता है जब उसका ऑक्टेट पूरा ना हो, ये हम जानते हैं। तो आर्गन तो बच्चों देखो उसका ऑक्टेट पूरा है ना, तो कंबाइन नहीं करेगा। जिसका ऑक्टेट पूरा होता है वो कंबाइन नहीं करता। गॉट इट। हीलियम, हीलियम कौन से नंबर पे आता है? हीलियम सेकेंड नंबर पे आता है। इसको मैं थोड़ा रब करूँ, रुको। हाँ जी, हीलियम कौन से नंबर पे आता है? हीलियम सेकेंड नंबर पे आता है। और पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। तो हीलियम भी कंबाइन नहीं करता, इसलिए वो मोनो एटॉमिक हो गया। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाता है, इसलिए वो डायटॉमिक हो गया। हाइड्रोजन H2 बना लेता है दूसरा हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन N2 बना लेता है, क्लोरीन Cl2 बना लेता है, इसलिए सब क्या हो गए? डायटॉमिक हो गए। वेरएज फॉस्फोरस ना और सल्फर, जैसे सल्फर तो S8 बना लेता है, तो जब 4 से ज़्यादा हो जाते हैं तो उसे पॉलीएटॉमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीएटॉमिक। फॉस्फोरस क्या है? P4 बनता है, तो ये टेट्राएटॉमिक हो गए। फॉस्फोरस P4 है तो क्या बन गया? टेट्रा एटॉमिक। आई होप आई एम क्लियर विद दिस वन। एटॉमिसिटी क्या होती है, कैसे वो कंबाइन करता है, उसे एटॉमिसिटी कहते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। अब हम आगे देखते हैं मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, इसका रेशियो। चलो, रेशियो बाय मास निकालना मैं सिखाती हूँ। क्या सिखा रही हूँ? रेशियो बाय मास। ऐसे क्वेश्चन है भी तो इसे ध्यान से सीखना। जैसे मान लो तुम्हारे पास H10 द रेशियो बाय मास। अब हम निकाल रहे हैं किसका? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन पहले लिखोगे एलिमेंट, एलिमेंट का सिंबल हाइड्रोजन ऑक्सीजन। रेशियो बाय मास देखो, हाइड्रोजन 1 है और ऑक्सीजन का 8 है। हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन 1/8, 1:8 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद अब देखो कैसे H2O, गॉट इट। अब देखो हाइड्रोजन 2 है ना, तो हाइड्रोजन का मास क्या हो गया? 2। ठीक है, ऑक्सीजन 1 है ना, ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 होता है, तो उससे मैं कैंसिल करूँगी। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 1:8 हो गया ना। यहाँ पे यहाँ से आएगा, समझे? जिसका मास होता है उसे कैंसिल करके 1:8 निकला है। एटॉमिक मास हम जानते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, ऑक्सीजन का 16 होता है। क्या करना है? इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देना है। डिवाइड करके आएगा 1:, एक मिनट थोड़ा क्लीन करें, यहाँ लिख देती हूँ, ब्लू से लिख देती हूँ। देखो क्या आया? 1:1/2। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, क्या बन जाएगा? 2:1 बन जाएगा। गॉट इट? क्या बन जाएगा? 2:1। एक बार समझ नहीं आया आप लोग फिर से समझ लेना। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं आयंस क्या होते हैं। आयंस तब बनते हैं, देखो आयंस तब बनते हैं जब एटम, आयन कब बनता है? जब एटम क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन को आइदर लूज करता है या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इलेक्ट्रॉन को जब वो लूज या गेन करेगा तो क्या बनेगा? आयन बनेगा। एक ना डेडिकेटेड वीडियो बना दी है मैंने, जिसमें मैंने समझाया है आयंस के बारे में ही, एनायन और कैटायन के बारे में। प्लीज़ वो आप लोग जाके देख लेना। चलो अब एक जैसे थोड़ा सा बता देती हूँ पॉजिटिव। देखो जब एक एटम ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, इलेक्ट्रॉन को दे दिया, तो क्या बना? इलेक्ट्रॉन को दे देता है एक एटम तो क्या बनता है? डोनेट करने वाला बना देता है कटायन। क्या बना देता है बच्चों? कटायन। कटायन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। पर देखो जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, तो क्या बना देता है? अनायन। अनायन में कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। कटायन में कौन सा चार्ज था? कटायन में पॉजिटिव चार्ज था। अनायन में कौन सा चार्ज था? नेगेटिव। प्लीज़ छोटी सी वीडियो है, शायद 4-5 मिनट की, अनायन वर्सेस कटायन की, एक बार ज़रूर देख लेना। और फिर नेक्स्ट आता है फॉर्मूला मेकिंग। फॉर्मूला मेकिंग मैं तुम्हें सिखा देती हूँ, मोल कंसेप्ट तो कट गया है, और एटॉमिक मास ढूंढना भी सिखा देती हूँ। ठीक है, देखो जैसे फॉर्मूला मेकिंग में हमें क्या करना है, मैं तुम्हें सिखा रही हूँ हाइड्रोजन, जैसे इसी का ले लेते हैं, HCl का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। क्या बनाते हैं? HCl का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ये देखो। हाइड्रोजन कौन से नंबर पे आता है? पहले नंबर पे आता है। क्लोरीन कौन से नंबर पे आता है? क्लोरीन आता है 17 में। कन्फिग्रेशन करो, 1 है तो इसके पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन की करूँगी तो 2, पहले में 2 आते हैं, फिर 8 आते हैं, कितने हो गए? 10।
17 टोटल है, 10 ऑलरेडी चले गए, कितने और बचे, 7 बचे ना, तो यहाँ पे 7 लिख दोगे। देखो जब आउटर, ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से, जब आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 या 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो डोनेट करता है, क्या करता है, डोनेट करता है, तो उसकी वैलेंसी सेम होती है, उसकी वैलेंसी हम 1 2 3 4 ही लिखते हैं। पर जब आउटर मोस्ट शेल में 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तब हम 8 से माइनस करके वैलेंसी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 8 से माइनस कर देते हैं वो नंबर और वैलेंसी बनती है। तो 1 के केस में तो इसकी वैलेंसी 1 ही हो गई, पर 7 का केस ये वाला है ना, तो 8 - 7 क्या बचा, 1। अब क्या करोगे, इनकी वैलेंसी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन का 1 क्लोरीन का 1, तो क्या बन गया, सेम सेम होता है ना, तो HCl बन गया। ठीक है, एक और करते हैं, जैसे मान लो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का करते हैं। पहले मुझे क्लियर, इसके लिए ना आपको 1 to 20 एलिमेंट्स याद करने ही पड़ेंगे, देयर इज़ नो अदर वे इसको करने का। एल्यूमिनियम कौन से नंबर पे आता है, 13th। ऑक्सीजन कौन से नंबर पे आता है, ऑक्सीजन तो 8 पे आता है, गॉट इट। कन्फिग्रेशन करते हैं, 2 पहले में 2 आते हैं, दूसरे में 8 8 2 10 13 है ना, तो 3 बचा, यहाँ 2 और 6। ठीक है, अब इसकी वैलेंसी निकालते हैं। देखो आउटर मोस्ट शेल में कितने, 3 है ना, तो मैंने क्या सिखाया था तुम्हें कि जब आउटर मोस्ट शेल में अरे मिटा दिया मैंने, अच्छा चलो, जब आउटर मोस्ट शेल में 1 डेट से लिखते रखो, आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 ये 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो हमेशा क्या कर देगा, वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी, वही उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी। पर जब आउटर मोस्ट शेल में 5 6 या 7 होंगे तब तुम्हें 8 से माइनस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 8 से माइनस करना पड़ेगा। तो 3 वाला केस है ना, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 3। 6 वाला केस है तो क्या, 8 से माइनस करना पड़ेगा, 8 में से 6 क्या बचा, 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या बना, Al, नीचे लिखते हैं 2O3, ये इसका फॉर्मूला है, इसे कहते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देखो यहाँ पे, ठीक है। चलो मॉलिक्यूलर मास निकालना आप सिखाती हूँ तुम्हें। देखो एटम्स एंड मॉलिक्यूल का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो सीखा है हमने, वो है मॉलिक्यूलर मास निकालना। क्या सिखा रही हूँ मैं तुम्हें, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। चलो मैं थोड़ा एक क्लीन पेज ऐड करती हूँ, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास, अरे यार इसमें तो कोई क्लीन पेज है ही नहीं, इसी में सिखाना पड़ेगा ऊपर लिख के। देखो जैसे सपोज तुम्हें मॉलिक्यूलर मास निकालना है किसका, H2O का निकालना है। किसका निकालना है, H2O का। सबसे पहले नीचे जो नंबर लिखा होता है उसको लिखते हैं, इनटू करते हैं। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, प्लस का साइन डालो। दूसरा क्या, ऑक्सीजन, हम प्लस का डालो। ऑक्सीजन कौन से नंबर पे आता है, 8th पे। तो मैंने क्या सिखाया था, जो नंबर उसका एटॉमिक नंबर होता है जनरली उसका डबल उसका मास होता है। तो ये हाइड्रोजन के केस में नहीं होता है, एक्सेप्शन है। ऑक्सीजन का कितना हो गया, 8 दूनी 16, तो 8, तो मास कितना हो गया इसका ऑक्सीजन का, 16। तो 2 1 जा 2 प्लस 16 कितना आया, 18। तो 18 है पानी का मास। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। चलो मैं बोलती हूँ CO2 का मास निकालो। कार्बन कौन से नंबर पे आता है, कार्बन 6 पे आता है। अगर कार्बन 6 पे आता है तो उसका मास कितना हो गया, 6 × 2 12 हो गया। तो कार्बन का मास मैंने 12 लिखा, फिर क्या डाला, प्लस का साइन। और जो नीचे लिखा होता है उसको ऊपर लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 ऑक्सीजन थे ना, एक ऑक्सीजन कौन से नंबर पे आता है, 8। तो ऑक्सीजन का मास क्या हो गया, 8 दूनी 16, तो 16। 16 2 जा 32 प्लस 12, मास कितना आया, 44। समझे। चलो एक और करते हैं, C2H6 का मास निकालते हैं। कार्बन कौन से, देखो पहले तो 2 जो नीचे लिखा है ना उसको पहले लिख दो, इनटू डाल दो। कार्बन कौन से नंबर पे आता है, 12th नंबर पे आता है, सॉरी 6 नंबर पे आता है। तो उसका मास कितना हो गया, 6 × 2 12। फिर दूसरा एलिमेंट आ गया ना, फिर प्लस का साइन डालना है, फिर नीचे जो नंबर है उसको लिख दो और इनटू का साइन। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1। 12 2 जा 24 प्लस 6 1 जा 6, कितना हो गया, 24 + 6 30। गॉट इट। चलो आई होप आई एम क्लियर विद दिस एंड्स योर चैप्टर। अब इन टेक्स्ट और बैक क्वेश्चन के साथ दूसरी वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।